नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और लास्ट ट्रेडिंग वीक जो है लंबा रहा। जी हां, क्योंकि मच अवेटेड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस न्यूज चैनल्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो कि था बजट। सरकार का केंद्रीय बजट पेश होता हुआ दिखा 1 फरवरी को, जो कि रविवार का दिन था। रविवार होने के बावजूद भारतीय बाजार भी खुले और बजट भी पेश हुआ। और ठीक उसी के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट था ट्रेड डील। जी हां, इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ को लेकर जो लेटेस्ट क्लैरिटी आती हुई दिखी और जो बात बनती हुई दिखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तरह से कह सकते हैं तारीफ भी करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने उन्हें टफ नेगोशिएटर भी बताया। भारत के लिए वो दिन जो है ट्रेड डील पर ये जो क्लैरिटी आती हुई दिखी, एक अपडेट आता हुआ दिखा, उस दिन मार्केट ने काफ़ी एंजॉय किया। और उसके बाद लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में वापस से कह सकते हैं वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव हावी होते दिखे। ऐसा नहीं था कि ये 2 ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, पूरा हफ्ता जो था काफ़ी इवेंट बैक था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि शुक्रवार के सेशन में भी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी के बाद एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होते हुए दिखे। रेपो रेट बिना बदलाव के 5.25% पर कायम रखा गया और मॉनेटरी पॉलिसी में न्यूट्रल रुख जो है वो भी बरकरार रखा गया। सो बजट, उसके बाद ट्रेड डील पर अनाउंसमेंट एंड डेवलपमेंट और फिर क्रेडिट पॉलिसी, काफी इंपैक्टफुल और एक्टिव हफ्ता रहा ये। ढेर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और इस बीच नतीजों का सिलसिला तो लगातार चल ही रहा था। ऐसे में पूरा हफ्ता लंबा कटा। आने वाले हफ्ते के लिए किस तरह आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कि यहाँ से आगे वॉच आउट आपको करने हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारी ये खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। हमारे साथ बाजार के जो 2 जाने माने दिग्गज जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी हैं और गौरांग शाह जी भी हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप दोनों का ही अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। गौरांग सर, शुरुआत आपसे करेंगे। जैसे अभी मैं बता रही थी, काफ़ी इवेंट फुल रहा पूरा हफ्ता और काफ़ी लंबी पारी भी खेली हम सब ने। शनिवार से लेकर जो कामकाज शुरू किया था, रविवार के दिन भी हम काम कर रहे थे और टूवर्ड्स द एंटायर वीक। अब यहाँ से आगे कैसे करवाएंगे तैयारी सर? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम। लक्ष्मीकांत जी को, आपको और 18 स्वदेश के दर्शकों को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा होता है मानसी जी के जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है हमें, जब कोई ऐसा बजट रिलेटेड कोई इवेंट होता है तो मेरे ख्याल से, और अनिवार्य भी था क्योंकि शेयर बाजार काफी नजदीक से जुड़ा हुआ है बजट के साथ। तो बजट के पश्चात काफी सकारात्मक खबरें आई। बजट के बाद वाले दिन, जैसे आप भी बता रहे थे, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील अटकी हुई थी, वहां पर स्पष्टीकरण आया और बहुत जल्द मेरे ख्याल से वो ट्रेड डील को लेकर के जो जानकारी है वो हमारे और आपके समक्ष होगी, जब भी दोनों देशों के बीच के जो प्रतिनिधि है इसके बारे में हमें औपचारिक स्तर पर बातें बताएंगे। आज शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तो मेरे ख्याल से सर्वोच्चम स्तर के आसपास आकर के बंद हुआ, क्योंकि सुबह में जो निचले स्तर पर हम देख रहे थे बाजार को, वहां से अच्छी खासी रिकवरी अगर आप देखें तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हरा रंग था। तो यही है कि बस अब ऊपर के तरफ दायरा सीमित हो जाता है 25,800 और 26,000 के बीच में, नीचे के तरफ 25,500 और 25,400। तो एक बड़ा दायरा है जिसके बीच में कामकाज करता है बाजार। काफी कुछ सकारात्मक खबरें आने के बाद भी प्रश्न ये उठ रहा है कि हमारा बाजार जो है वो स्थिर क्यों नहीं रहा और ऊपर के तरफ बढ़ क्यों नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से बाजार, देखिए, बाजार अपने आप में चलता है। बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए। हमारे और आपके या फिर लोगों की सोच के हिसाब से बाजार नहीं चलता, बाजार अपनी सोच के हिसाब से चलता है। और मैं मानता हूं कि अगर आपके पास धैर्य है, जोखिम झेलने की क्षमता है और अगर आपने अच्छे शेयरों में निवेश किया है मानसी जी, तो ये बाजार आपको अपने निवेश की गई पूंजी पर मुनाफा बिल्कुल देगा। खाली एक ही है कि आपके पास धैर्य और जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। काफी कुछ संकेत है जो आने वाले हफ्ते में भी हमें पता चलेगा। आज क्रेडिट पॉलिसी थी, विराम दिया है गवर्नर साहब ने, लेकिन टिप्पणियां काफी सकारात्मक थी। तो दायरा ऊपर की तरफ लगता है और नीचे की तरफ के जो दायरे वो काफी सीमित लगते हैं ऐसे बाजार में। सर, काफ़ी उम्दा तरीके से आपने समझाया। धैर्य रखना है और हाँ, सोच समझकर आपके हार्ड अर्नड मनी और आपके हार्ड अर्नड सेविंग्स जो है उसे इन्वेस्ट करना है। लक्ष्मीकांत जी, कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों को, क्या तैयारी होगी अगले हफ्ते की? गुड आफ्टरनून मानसी जी और गौरांग सर और 18 नाउ के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
जी हाँ, हमने इस पूरे हफ्ते अराउंड 1800 पॉइंट के अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही तरफ के मूड स्विंग्स देखे हैं। और जिस तरीके से मार्केट अभी अपने मिड पॉइंट पे आके ठहरा है, वो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में एक स्टेबिलिटी दिखेगी। पिछले 3 दिनों से निफ्टी अपने 100 डीएमए को डिफेंड करता हुआ आ रहा था, और आज के सत्र में भी इसकी क्लोजिंग 100 डीएमए के ऊपर हुई है। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल हमें 25,500 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो हमें एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन है। हालांकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,800 के आसपास है। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर फिर हमें 26,000 से लेकर 26,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनको फ्रेश बाइंग करनी है वो थोड़ा सा वेट करें। 25,800 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर वहां से बाय करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें अपसाइड के लेवल्स ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेंगे। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी अपने लोअर लेवल्स को मेंटेन रखा है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है निफ्टी से, क्योंकि ये अभी भी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 58,200 के आसपास का है, और इसके ऊपर जब तक ये रहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव 61,000 से लेकर 61,300 तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये एक नजरिया बाजार पर दोनों ही फंडामेंटल और टेक्निकल लेंस से आपको मिलता हुआ। अब आगे बढ़ते हुए हमारे व्यूअर्स के सवालों को भी शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश। सेक्टर पर इन दिनों जो कुछ हो रहा है उस पर आपका एक टेक जानना चाहूंगी। अभी कल ही की खबर थी एंथ्रोपिक का एआई टूल, और इस खबर से टेक शेयरों में हड़कंप मचा। और हो भी क्यों ना, देश और दुनिया जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट करती, लर्न करती दिख रही है, वैसे वैसे एक तरह से टेक्नोलॉजी स्पेस में काफी कंसर्न्स और कंटिजेंट सिनेरियोज पैदा हो रहे हैं। कितना डरने की जरूरत है आईटी सेक्टर, नॉट जस्ट डोमेस्टिक लेकिन ग्लोबल प्लेस को भी? मानसी जी, ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की खबरें आई हैं। ये एआई टूल के बारे में जो जानकारी आई और जिस तरीके से घबराहट, खास करके हमने देखा अमेरिका में नास्डैक में जो बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां, वहां पर बहुत तीव्र गिरावट देखी। और फलस्वरूप हमने देखा हमारे यहाँ पर भी आईटी क्षेत्र की सूचकांक और आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर में गिरावट आई। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन की जो व्याख्या है वो आईटी क्षेत्र के लिए ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि निरंतर बदलाव होते रहते हैं मानसी जी। और ये तो मतलब जो पिछले इतिहास में हमने देखा है, 2-3 दिन पहले जो आईटी रिलेटेड एआई टूल की जो बातें आई उसको लेके घबराहट, और आने वाले भविष्य में भी ऐसी खबरें आती रहेगी, जिसके कारण शायद थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण मध्यम से छोटी से मध्यम अवधि के लिए हो सकता है। लेकिन जो भी टिप्पणियां पिछले 2-3 दिनों से आईटी क्षेत्र के कंपनी के मैनेजमेंट ने करी है इस एआई टूल को लेकर के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से बाजार प्रतिक्रिया दे रहा है और जिस तरीके से हमने बिकवाली हावी होती दिखी है आईटी क्षेत्र में, तो हमारी खरीदारी की राय आज भी बरकरार है। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं मानसी जी, अगर मैं भूल जाऊंगा आगे जाकर के, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो आज के तारीख में भी हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम, और मुझे भी ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आईटी क्षेत्र में निवेश बनाए रखें। थोड़ी परिस्थिति छोटी या मध्यम अवधि के लिए खराब है, लेकिन अगर आपका नजरिया 1.5 से 2 साल का है तो ये जो परिवर्तन हो रहा है उसका लाभ आपको नतीजों में आते हुए दिखेगा, और उसके फलस्वरूप आपको शेयर के दामों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो घबराने की बात नहीं है, एक थोड़ा छोटी मध्यम अवधि के लिए थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड हियर यू सर। सो लंबी अवधि के लिए आईटी सेक्टर पर इनफैक्ट ये जो कमजोरी गिरावट है, एक बार सोच समझकर एंट्री की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर पोजीशंस हैं तो बरकरार रखें। सेक्टर में नॉन लॉन्ग टर्म प्ले कन्विक्शन अब भी बरकरार है। लेकिन चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल विनोद सिंह का नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर है। इन्होंने खरीदे हैं नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स। लक्ष्मीकांत जी एक टेक की आपसे जानना चाह रहे हैं। लास्ट क्लोज अगर देखें 156 के लेवल पर क्लोज हुआ है एनसीसी। 152 इनकी खरीद के स्तर हैं। करीब 1300-1400 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है। एनसीसी का स्टॉक प्राइस 152, इनके एंट्री लेवल 156 के आसपास, करीब 3% की तेजी पर लास्ट सेशन में क्लोज हुआ है ये।
देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दी जोन ऑफ 142 145 के आसपास। और आज के सत्र में जिस तरीके से इसने रिबाउंड दिखाया है लोअर लेवल पे, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मूव देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 160 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 160 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ हम देख पाएंगे। और यहाँ से स्टॉक फिर अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 170 174 के आसपास फिर वहां तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। स्टॉक को ये ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 143 का ही, और जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और जो अपर लेवल है वो है अराउंड 170 टू 174 रेंज तक आते हुए। एब्सोल्युटली। तो चलिए पोजीशन को इंटैक्ट रखें। 174 तक के लेवल्स नजर आ सकते, करीब 3% की तेजी लास्ट सेशन में हमने देखी जरूर है। गौरांग सर, अगला सवाल एशियन पेंट पर है। कौशल किशोर से सवाल पूछ रहे हैं। 60 शेयर्स एशियन पेंट्स के इन्होंने खरीद रखे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है 2800 के बता रहे हैं। 2400 के लेवल के आसपास हमने ट्रेड्स देखे, ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट। और पेंट स्टॉक्स तो उस कैटेगरी में आते हैं गौरांग जी जहां कच्चे तेल की चाल, एनर्जी पैक में अगर मूवमेंट्स होते हैं तो एक इवेंचुअल इम्पैक्ट यहां पर भी पड़ता है। अदर देन दैट ऑल्सो कई सारे फैक्टर्स कंपनी के लिहाज से भी। लेकिन आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है एशियन पेंट्स पर? पहले तो मानसी जी, जो निर्भरता पेंट कंपनियों के की कच्चे तेल पर थी वो कम होगी, क्योंकि पहले क्या था, ऑयल बेस्ड पेंट बनाती थी कंपनियां। अब ज्यादातर टेक्नोलॉजी को लेकर के इन्होंने जो यश या फिर एक सफलता हासिल की, उसके फलस्वरूप वाटर बेस्ड पेंट्स ज्यादा बनते हैं और वो मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं और ड्यूरेबल भी रहते हैं। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है, नतीजों में निराशा थी, इसमें कोई दो बात नहीं है। और वो निराशा शायद हो सकता है चौथी तिमाही में भी एक हल्की सी झलक आपको देखने मिले। निराशा तिमाही नतीजों में थी, इसी के लिए ये शेयर गिर करके 2400 के पास आसपास काम कर रहा है। इनके पास शेयर की संख्या कम है। अगर निवेश लायक पूंजी है तो 2800 पे इन्होंने खरीदारी की है। मौजूदा सर करीबन 2400 के आसपास। थोड़ी बहुत संख्या में ये और जोड़ सकते हैं अगर निवेश लायक पूंजी है, तो जितने शेयर्स है उनके पास आधी मात्रा में और जुड़े ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और लंबी अवधि के लिए हमारा नजरिया सकारात्मक है एशियन पेंट्स के ऊपर। ये एक प्रॉक्सी प्ले भी है मानसी जी। जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर की रिकवरी का भी अगर आप प्रश्न पूछे, तो रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो पेंट, पाइप, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह वगैरह, होम डेकोर जैसी जो कंपनियां हैं वो भी सकारात्मक रुझान लेकर के आई। कनेक्टिंग प्ले है और इन तमाम पर नजर भी होनी चाहिए। ये हो गया एक नजरिया। कौशल जी आपके लिए एक और सवाल, शहनाज का सवाल है ITI लिमिटेड पर। इन्होंने ITI लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बार तो पहले इस स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। हमने लास्ट 300 के इर्द गिर्द ही इसे रेंज होता हुआ देखा है और बिकवाली का दबाव नजर आया है पिछले कुछ सेशंस में। 290 के लेवल्स पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। इन्होंने 468 के स्तर पर खरीदारी की है, लेकिन इनकी खरीद से आधा होता हुआ ऑलमोस्ट ये स्टॉक 141 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 289 के लेवल्स पर। ITI लिमिटेड पर टेक्निकल एनालिसिस क्या राय यहाँ से आगे होगी? देखिए अभी भी स्टॉक्स में मल्टीपल हर्डल्स बने हुए हैं। अभी भी इस स्टॉक के जो प्राइजेस हैं वो अपने बेरिश क्रॉसओवर के नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। और ये जो बेरिश क्रॉसओवर है वो 50 और 200 DMA के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी मल्टीपल हर्डल्स हैं। जब तक स्टॉक 310 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक सपोर्ट है 275 का। मुझे मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सपोर्ट्स टूट सकते हैं। अगर 275 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। उस दौरान ये स्टॉक मुझे लगता है वहां से 255 तक के लेवल तक फिसल सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। अगर इसकी क्लोजिंग 275 के नीचे होती है तो इस स्टॉक से एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। आप निकलने के बारे में सोचें, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए जो हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। गौरांग सर, दो सवाल फार्मा प्ले को लेकर हैं। एक शंकर अग्रवाल का नैटको फार्मा पर 20 शेयर्स की खरीदारी 900 के स्तर पर उन्होंने की है, और दूसरा इम्तियाज मेनन का सिप्ला के 400 शेयर्स 1518 पर खरीदे हैं। पिछले कुछ दिनों में गौरांग जी अब फार्मा स्पेस ने मानो गिरावट में भी जिस तरह से डिफेंसिव का रोल वो निभाता है, निभाने की कोशिश की जरूर है लेकिन निभा पाया नहीं है।
फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, अब तो कई सारे सब सेगमेंट्स हैं। सवाल नैटको फार्मा सिप्ला पर है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस बताएं। मानसी जी, दोनों पर ही सकारात्मक नजरिया है लंबी अवधि के लिए, और निवेश बना करके चले, ये हमारी राय है। और अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है और निवेश लायक पूंजी है, तो इस गिरावट का लाभ उठा करके आप जोड़ सकते हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि सिप्ला पर कुछ खबरें आई थी जो कि थोड़ी बहुत नकारात्मक थी, उसके कारण ये करेक्शन आता हुआ दिखा है। लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है फार्मा क्षेत्र का है, अगर आप बात करें तो देखिए, स्थानीय मार्केट में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका में अनिश्चितता वातावरण था, जो नीतियों की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी, वो भी अब धीरे धीरे करके दूर हो रही है। अमेरिका को छोड़ करके बाकी अन्य देशों में भी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। छोटी या मध्यम अवधि के लिए खबरों के आधार पर थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए दोनों पर निवेश बना करके चले, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट का लाभ उठा करके और जोड़े। चलिए, अगर आपके पास कैपेसिटी और एपेटाइट है तो गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जा सकती है, और अदरवाइज अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें। आपका जो नुकसान है वो खरीदारी की तरफ बदलेगा ज़रूर। अच्छी खासी मूवमेंट और क्वालिटी स्टॉक स्क्रिप्ट्स आपने ली हैं, तो यहाँ से फर्दर अप मूव दिखेगी। एक सवाल है रत्न हंसराज का, लक्ष्मीकांत बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर, और उन्हीं का ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर भी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 141 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 20 शेयर्स 1890 के लेवल्स पर भी कुछ ही दिन पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन के नतीजे भी आए थे। रेवेन्यू ग्रोथ में करीब 28% का इजाफा था, कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, और उसी के चलते स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूव भी देखा था। बजाज फाइनेंस में भी अच्छा खासा एक्शन है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हालांकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करीब 2.25% की गिरावट के साथ लूजिंग देखी हमने 1022 के लेवल पर। इनकी खरीदारी 1890 की है, ऊंचे स्तर की खरीदारी है, तो नुकसान भी झेल रहे हैं। क्या राय होगी? ओलेक्ट्रा ग्रीन अभी भी अपने डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, पर जैसे स्टॉक अपने प्रीवियस हर्डल के पास पहुंचा अराउंड 1140 के आसपास, तो देन आफ्टर फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अब जो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 965 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो वहां से हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 910 900 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर इनका जो दूसरा सवाल था बजाज हाउसिंग लिमिटेड का, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो देखने को मिला है, बट अभी भी ये जो स्टॉक है अपने मेजर हर्डल के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भी 100 रुपीज का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये जब तक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। जी, और अगर ये अपना जो लोअर लेवल है 80 का, सॉरी आप बजाज फाइनेंस के बारे में आपने पूछा, बजाज एक मिनट। बजाज हाउसिंग लक्ष्मीकांत जी, हाँ, तो और साथ बजाज साथ आप हाउसिंग, अपना वीआईपी शेयर भी बता दीजिएगा लक्ष्मीकांत जी। जी हाँ। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी भी 100 लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। जब तक ये नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा, और 87 के लेवल टूटते हैं तो यहाँ से हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हमारी इनसे एग्जिट रखने की सलाह रहेगी। बीआईपी शेयर में 2 स्टॉक्स हैं, वो बाय साइड के रिकमेंड बाय साइड की ओर रिकमेंड हम करेंगे। सबसे पहला है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में हमें लोअर लेवल से कल के सेशन में बाइंग देखने को मिली थी, और आज के सेशंस में भी यहाँ पर हमें एक अपटिक देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। करंट लेवल से भी इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। जिसको हमें बाय करना है अराउंड 4340 टू जी 350 के आसपास, और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 4200 का, और टारगेट होंगे हमारे 4600 के। ठीक है, और दूसरा हाँ जी बताइए। दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर मैक्स हेल्थ में हमें एक वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है यहाँ पर मैक्स हेल्थ फाइनेंशियल में 1110 का, और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है जी 1005 का। जी, गौरांग सर क्विकली आप भी बता दीजिए अपने वीआईपी शेयर्स। बुनियादी दर के आधार पर 2 विकल्प है मानसी जी। पहला है फोर्टिस हेल्थ केयर, जहां पर
1150 के लक्ष्यांक है, अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा है निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर 1650 के लक्ष्यांक है। दोनों ही लंबी अवधि के लिए इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाएं। बिल्कुल गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति हमें बताने के लिए। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद